नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले तक हम पढ़ चुके हैं कि पी ब्लॉक के तत्व में हम सभी लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक में चार जो आपके 6 वर्ग होते हैं, उसमें से वर्ग 13 और 14 हम कक्षा 11th में पढ़ चुके हैं। यदि आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको पी ब्लॉक के तत्व एक का एक एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन याद करना है, पढ़ना है, यहाँ से समझना है, तो आप एकदम सही जगह पर आए। इस वीडियो के खत्म होने तक आप पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उस चैप्टर को एनसीईआरटी की एक एक लाइन टू लाइन याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एक एक लाइन से हम इस पूरे के पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व क्या। पी ब्लॉक में टोटल आपके 13 से लेकर 18 तक के वर्ग होते हैं, जिसमें से अपन 13 14 तो क्या कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 15 16 17 और 18। तो वर्ग 13 14 के जो वीडियोज़ है वो हमारे इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया है कि रसायन में विविधता पी ब्लॉक तत्वों की स्पष्ट पहचान है, जो उनकी अपने एवं एस डी व एफ ब्लॉक तत्वों के साथ अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति से स्पष्ट है। तो इस प्रकार से हम पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कक्षा 11 में आप जान चुके हैं कि पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 में रखे गए हैं। इनके संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP126 है। हीलियम के अतिरिक्त विन्यास, क्योंकि हीलियम का 1s2 है। पी ब्लॉक के तत्वों के गुण अन्य तत्वों की भांति परमाणुवीय आकारों, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। द्वितीय आवर्त में डी कक्षकों की अनुपस्थिति तथा भारी तत्वों में डी या डी और एफ कक्षकों, तृतीय आवर्त एवं इसके पश्चातवर्ती की उपस्थिति का तत्वों के गुणों पर सार्थक प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त तीनों प्रकार के तत्वों, धातु, उपधातु तथा अधातु की उपस्थिति इनके रसायन को विविधता प्रदान करती है। तो हम पढ़ेंगे, देखिए आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 13 व 14 के तत्वों के रसायन का अध्ययन कक्षा 11 में करने के पश्चात इस एकक में आप इसके बाद के वर्गों के तत्वों के रसायन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्ग 15 के तत्व। देखिए वर्ग 15 के तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ग 15 में तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एवं मॉस्कोबियम सम्मिलित हैं। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं, धात्विक गुण उपधात्विक गुणों से होते हुए धात्विक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस धातुएं, आर्सेनिक तथा एंटीमनी उपधातु तथा बिस्मथ एक मॉस्कोबियम धातुएं हैं। इनकी उपलब्धता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन का आयतन 78% है। भूपर्पटी के खनिजों में ये सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्टफीटर या चिली सोडा NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसको बोला जाता है, इंडियन सॉल्टफीटर के रूप में पाया जाता है। जीवों और वनस्पतियों में ये प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिजों कौन कौन से होते हैं? CA9PO6.CaX2X, क्लोरीन, फ्लोरीन अथवा OH। उदाहरण के तौर पर आ जाएगा फ्लोरोएपेटाइट, जिसका सूत्र होता है CA9PO4 का ऑल 6। CaF2 में मिलता है, जो कि फॉस्फेट चट्टानों के मुख्य घटक होते हैं। फॉस्फोरस प्राणियों एवं पादप पदार्थों का आवश्यक अवयव होता है। ये अस्थियों में तथा अन्य जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। फॉस्फोप्रोटीन दूध तथा अंडों में उपस्थित होते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ मुख्यतः सल्फाइडी खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। मॉस्कोबियम संश्लेषित तत्व है। मॉस्कोबियम का संकेत है Mc है। परमाणु क्रमांक 115, परमाणु द्रव्यमान 289 ग्राम प्रति मोल तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5 है। 14 60 10 7s2 7p3 है। इसकी अल्फ अर्ध आयु तथा अल्प मात्रा में उपलब्धता के कारण इसका रसायन ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। यहाँ मॉस्कोबियम को छोड़कर इस वर्ग के अन्य तत्वों के लिए महत्वपूर्ण परमाणविक तथा भौतिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ सारणी 7.1 में दिए गए हैं तथा उनके कुछ परमाणविक, भौतिक एवं रासायनिक गुणों की प्रवृत्तियों की चर्चा नीचे की गई है। तो इस सारणी के अंदर इनके जो सारे गुण हैं वो दिए गए हैं, हम देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हैं, परमाणु क्रमांक वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, जो कि हमारे उतने काम के नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इन तत्वों का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। इन तत्वों के S कक्षक पूर्णतया भरे होते हैं तथा P कक्षक अर्धभरित होते हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं। परमाणु एवं आयनी त्रिज्या वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर सह संयोजक तथा आयनी किसी एक विशेष अवस्था में त्रिज्याओं के आकार में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सह संयोजक त्रिज्या में विचारणीय वृद्धि होती है।
हालांकि आर्सेनिक तत्व से बिस्मथ तक सहसंयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। ये बाहरी सदस्यों में पूर्ण भरे डी या एफ कक्षों की उपस्थिति के कारण है, जिसको आप लेंथेनॉइड संकुचन बोलते हैं, वही है यहाँ पर। आयनन एंथैल्पी वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणविक आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती है। अर्धभारित द्विकक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व एवं छोटे आकार के कारण संगत आवर्तों में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 के तत्वों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। विभिन्न आयनन एंथैल्पियों का अपेक्षित क्रम निम्नलिखित है। डेल्टा TH1 डेल्टा TH2 डेल्टा TH3 सारणी 7.1 में ये दिया हुआ है। विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतया वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। हालांकि भारी तत्वों में ये अंतर बहुत अधिक नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण। इस वर्ग के सभी तत्व बहुपरमाणु हैं। डाई नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है, जबकि अन्य सभी ठोस हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस अधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं तथा विषमत धातु है। ऐसा आयनन एंथैल्पी में कमी तथा परमाणविक आकार में वृद्धि के कारण है। सामान्यतया वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, परंतु गलनांक आर्सेनिक तक बढ़ते हैं और उसके बाद विषमत तक घटते हैं। नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है। रासायनिक गुण ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा इनकी क्रियाशीलता में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3 +3 तथा +5 है। आकार तथा धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। वास्तव में वर्ग का अंतिम सदस्य विषमत तो -3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में शायद ही कोई यौगिक बनाता हो, क्योंकि हम जानते हैं विषमत धातुएं और धातुएं प्लस में पाई जाती हैं, धनायन के रूप में पाई जाती हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। आप सभी लोग जानते हैं क्यों घटता है, क्रियोगुण प्रभाव की वजह से। विषमत 5 का एकमात्र विलाक्षणिक यौगिक BiF5 है। वर्ग में नीचे की ओर +5 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में कमी तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्रिया युगल प्रभाव के कारण स्थायित्व में वृद्धि होती है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करती है। यद्यपि ये +5 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हैलोजन के साथ यौगिक नहीं बनाती, क्योंकि इसमें डी कक्षक उपलब्ध नहीं है, जिससे ये अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेकर 5 बंध बना सके। फास्फोरस भी कुछ ऑक्सो अम्लों में +1 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन की +1 से +4 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की प्रवृत्ति अम्लीय विलयन में असमानुपातन की होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, थ्राइस ऑफ HNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो HNO3 बनेगा, H2O बनेगा, साथ में NO बनेगा। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन अवस्था +5 है, यहाँ पर आपके +2 है। इसी प्रकार फास्फोरस की लगभग सभी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्षार व अम्ल दोनों में +5 और -3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में समानुपातित हो जाती हैं। हालांकि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं समानुपातन के संदर्भ में बहुत अधिक स्थायी हो जाती है। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 ही हो सकती है। 4 क्यों हो सकती है? क्योंकि केवल 4 कक्षक जिसमें से केवल एक S तथा 3 P ही बंधन के लिए उपलब्ध है। भारी तत्वों में बाहरी कोश में रिक्त और डी कक्षक होते हैं, जो बंधन सहसंयोजी के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, अतः उनकी सहसंयोजकता बढ़ा देते हैं, जैसे कि PF6- में होता है। और नाइट्रोजन का असामान्य गुण या नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन छोटे आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी एवं डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होती है। नाइट्रोजन की स्वयं के साथ वह छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ पी बहुआबंध बनाने की विशिष्ट प्रवृत्ति होती है। इस वर्ग के भारी तत्व पी बंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके परमाणु कक्षक इतने बड़े और विस्तृत होते हैं कि वे प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर सकते। इस प्रकार नाइट्रोजन 2 परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध, एक सिग्मा तथा 2 पाई के साथ एक द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार का रहता है, जिसमें आपके एक सिग्मा होता है और 2 पाई बंध होते हैं। परिणाम स्वरूप इसकी बंध एंथैल्पी 941.4 किलोजूल प्रति मोल बहुत उच्च है। इसके विपरीत फास्फोरस, आर्सेनिक तथा एंटीमनी, देखिए इनके जो फास्फोरस बंध आर्सेनिक और एंटीमनी जैसे एकल बंध बनाते हैं, जबकि विषमत तात्विक अवस्थाओं में धात्विक बंध बनाता है, क्योंकि विषमत एक धातु है। एक N सिंगल बॉन्ड N बंध और एक फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है, क्योंकि इसमें अवंधी इलेक्ट्रॉनों के उच्च अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण के कारण बंध लंबाई कम होती है।
परिणामतः नाइट्रोजन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति दुर्बल होती है। इसकी संयोजकता कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति दूसरा कारक है जो इसके रसायन को प्रभावित करता है। इसकी सहसंयोजकता केवल 4 तक ही सीमित रहने के अलावा नाइट्रोजन D5P5 बंध नहीं बना सकता जैसा कि भारी तत्व करते हैं। उदाहरण के तौर पर R3P डबल बॉन्ड तथा R3P डबल बॉन्ड CH2R एल्किल समूह होता है। यहाँ पर फास्फोरस तथा आर्सेनिक संक्रमण तत्वों के साथ भी D5 बंध बना सकते हैं जब उनके PC2H5 का होल थराइस तथा आर्सेनिक के साथ में जो आर्सेनिक C6H5 होल थराइस जैसे यौगिक लिगेंडों के रूप में कार्य करते हैं। हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता पढ़ेंगे। अब हम देखिए वर्ग 15 के सभी तत्व EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं जहां E क्या हो सकता है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी या फिर बिस्मथ हो सकता है। इनके हाइड्राइडों के गुण सारणी 7.2 में दर्शाए गए हैं। हाइड्राइड उनके गुणों में नियमित क्रमिक परिवर्तन दर्शाते हैं। हाइड्राइडों का स्थायित्व अमोनिया से लेकर बिस्मथ तक घटता है जो कि उनकी बंध विभाजन एंथैल्पी से प्रेक्षित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप हाइड्राइडों का अपचायी गुण बढ़ता है। अमोनिया केवल एक मृदु अपचायक है जबकि BiS3 प्रबलतम अपचायक है। क्षारकता भी इसी क्रम में घटती है। देखिए सबसे ज़्यादा क्षारकता अमोनिया की, फिर CH3, फिर आर्सेनिक H3, उससे कम एंटीमनी वाली, फिर इन दोनों की लगभग बराबर होती है। नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा छोटे आकार के कारण अमोनिया ठोस एवं द्रव अवस्था में हाइड्रोजन आबंध बनाती है। यही कारण है कि इनके गलनांक और क्वथनांक FeS3 से अधिक होते हैं। तो कई बार प्रश्न आ चुका है कि अमोनिया का जो गलनांक है वो फॉस्फीन से अधिक होता है, ऐसा क्यों? कारण है कि अमोनिया क्या बनाती है आपके हाइड्रोजन बंध बनाती है जबकि फॉस्फीन आपके नहीं बनाती। तो वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों के गुण आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता। ये सभी तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड E2O3 तथा E2O5 बनाते हैं। तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। वर्ग में नीचे जाने पर अम्लीय गुण घटता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के E2O3 प्रकार के ऑक्साइड पूर्णतः अम्लीय हैं जबकि आर्सेनिक तथा एंटीमनी के उभयधर्मी तथा बिस्मथ के प्रबल क्षारीय हैं। अब हम पढ़ेंगे हैलोजनों की प्रतिक्रियाशीलता। इन तत्वों की अभिक्रिया में हैलाइडों की दो श्रेणियां EX3 तथा EX5 बनती हैं। नाइट्रोजन के संयोजकता कोष में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। पेंटाहेलाइड ट्राईहेलाइडों की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी होते हैं। नाइट्रोजन के अलावा इन सभी तत्वों के ट्राईहेलाइड स्थायी होते हैं। इस तथ्य का कारण है कि पेंटाहेलाइड में +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है जबकि ट्राईहेलाइडों में +3। चूंकि तत्वों की ध्रुवण क्षमता +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में +5 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अधिक होती है, अतः पेंटाहेलाइडों में अधिक सहसंयोजक गुण होता है। नाइट्रोजन के लिए केवल NF3 ही स्थायी है। VIF3 के अतिरिक्त सभी ट्राईहेलाइड मुख्य रूप से सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता। यह सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं जिनमें ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं जैसे Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड इसको बोला जाता है, कैल्शियम फॉस्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड, इसके अलावा जिंक एंटीमाइड तथा मैग्नीशियम विषमाइड। आपको प्रश्न पूछा गया है कि यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, कारण दीजिए। कारण ये है कि नाइट्रोजन में N बराबर 2 है, यानी कि नाइट्रोजन का जो आपके वर्ग है वो 2 है जिसमें केवल S और P कक्षक पाए जाते हैं, इसमें D कक्षक नहीं पाए जाते, जिससे क्या करता है अपनी जो संयोजकता है उसका अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। इसमें सहसंयोजकता का 4 से आगे प्रसार करने के लिए D कक्षक नहीं है, इसलिए ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। एग्जाम्पल नंबर 7.2 फॉस्फीन का क्वथनांक नाइट्रोजन की अपेक्षा कम होता है। क्यों? फॉस्फीन का क्वथनांक अमोनिया की अपेक्षा कम इसलिए होता है क्योंकि जो आपके अमोनिया होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और फॉस्फीन नहीं करता। देखिए अमोनिया की भांति फॉस्फीन अणु द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध की सहायता से बंधित नहीं होते, इसी कारण फॉस्फीन का क्वथनांक अमोनिया से कम होता है। आगे पढ़ेंगे हम वो है डाई नाइट्रोजन के बारे में। तो दोस्तों डाई नाइट्रोजन का विरचन पढ़ते हैं। डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रवाजी आसवन से किया जाता है। व्यावसायिक यानी कि उद्योगों में पहले द्रव नाइट्रोजन आश्रित होती है एवं ऑक्सीजन क्या होती है शेष रह जाती है। प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ये रहा आपके अमोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप सोडियम नाइट्राइट के साथ में, जिससे बनेगी आपकी नाइट्रोजन गैस। साथ में मिलेगा आपको जल और साथ में सोडियम क्लोराइड एक्वस। इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO तथा HNO3 भी बनते हैं। अशुद्धियों को गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में से प्रवाहित कर दूर किया जा सकता है। इसे अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी प्राप्त किया जा सकता है।
तो अमोनियम डाइक्रोमेट का तापीय अपघटन करेंगे तो आपको मिलेगा नाइट्रोजन, साथ में जल और साथ में क्रोमियम ऑक्साइड। अति शुद्ध अवस्था में डाई नाइट्रोजन सोडियम या बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से भी प्राप्त की जा सकती है। ये रहा आपके बेरियम एजाइड। जब आप इसका अपघटन करेंगे तो आपको मिलेगा बेरियम प्लस थ्राइस ऑफ नाइट्रोजन। यदि यही आपके सोडियम एजाइड होता NaN3 का NaN3, तो भी आपको नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं गुण। डाई नाइट्रोजन के गुण पढ़ेंगे तो देखिए, एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस है। नाइट्रोजन परमाणु के 2 स्थायी समस्थान, एक नाइट्रोजन 14 तथा नाइट्रोजन 15, इसकी जल में विलेयता बहुत ही कम है। देखिए 23.2 प्रति सेंटीमीटर क्यूब प्रति लीटर जल पर 273 केल्विन ताप और 1 बार दाब पर है तथा हिमांक और क्वथनांक भी कम है, 7.1। आगे बोला गया है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बंध की उच्च बंध एंथैल्पी के कारण डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर काफ़ी अक्रिय है। यद्यपि ताप में वृद्धि के साथ क्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है। उच्च ताप पर ये कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइडों तथा धातुओं के साथ सहसंयोजक नाइट्राइडों को बनाती है। कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं। लिथियम के साथ रिएक्शन करेगी, ताप देंगे तो ये बनाएगा लिथियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगी, ताप देंगे, ये बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 773 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन के साथ संयोजित होकर के अमोनिया बनाती है, हावर प्रक्रम। तो देखिए इसके साथ में क्या बना लेगी अमोनिया, इसको आप हावर प्रक्रम के नाम से जानते हैं। डाई नाइट्रोजन केवल अत्यधिक उच्च ताप लगभग 2000 केल्विन पर डाई ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ये रहा आपके नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आपके उपयोग आपको बताया गया कि जो डाई नाइट्रोजन है उसके उपयोग क्या है। तो देखिए डाई नाइट्रोजन किस किस काम आती है। डाई नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों जैसे कि कैल्शियम साइनेमाइड के निर्माण में होता है। जहाँ अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहाँ भी इसका उपयोग होता है, जैसे कि लोहा और स्टील उद्योग में। अभिक्रियाशील रसायनों के अक्रिय तनुकारी और द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थ एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में और क्रायो सर्जरी में भी होता है। तो हम नाइट्रोजन का उपयोग पढ़ चुके हैं। अब आगे सवाल पूछा गया है सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया लिखिए। तो ये रहा, इसको तापीय अपघटन करेंगे तो सोडियम प्राप्त होगा और साथ में नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब हम पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया कैसे बनाया जाता है। विरचन देखिए, अमोनिया कम सूक्ष्म मात्राओं में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है जहाँ यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। उदाहरण के तौर पर यूरिया। देखिए यूरिया को आप जल से रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट, और फिर अमोनियम कार्बोनेट को तोड़ देंगे तो ये बनेगा अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। छोटे स्तर पर अमोनिया अमोनियम लवणों से प्राप्त होती है जो कास्टिक सोडा या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर विघटित हो जाते हैं। तो ये रहा आपके अमोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो मिलेगा अमोनिया, साथ में जल और कैल्शियम क्लोराइड। जितने भी अमोनियम लवण है उनकी आप सार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोस्तों वो हमेशा अमोनिया गैस देंगे। तो देखिए ये अमोनियम लवण है, इसकी रिएक्शन कराई आपने सार के साथ तो ये अमोनिया गैस दिया। व्यापक स्तर पर अमोनिया हावर प्रक्रम द्वारा बनाई जाती है जिसको आप हेवर प्रोसेस कहते हैं। देखिए अमोनिया जो आपके नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है तो आपको अमोनिया प्राप्त होती है। इसकी जो एंथैल्पी का मान है, फॉर्मेशन एंथैल्पी, उसका मान आता है 46.1 किलोजूल प्रति मोल। आगे आपको बोला गया है कि ले-सतोलिये सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब अमोनिया निर्मित करने के लिए अनुकूल होता है। अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां 200 गुना 10⁵ पास्कल, लगभग 200 वायुमंडलीय दाब और 700 केल्विन ताप तथा थोड़ी मात्रा में K2 तथा Al2O3 युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक का उपयोग है ताकि साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर बढ़ाई जा सके। अमोनिया के उत्पादन के लिए प्रवाह चित्र 7.1 में दर्शाया गया है। दिस इज द प्रवाह चित्र ऑफ अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो ये रहा आपका प्रवाह चित्र। कुछ इस प्रकार से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अमोनिया के गुण। तो देखिए ये रही आपकी अमोनिया की जो संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर इसके एक लोन पेयर पाया जाता है। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। इसका हिमांक तथा क्वथनांक क्रमशः देखिए कितना होता है, 198.4 केल्विन तथा 239.7 केल्विन है। जल की भांति द्रव और ठोस अवस्थाओं में ये हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है। तो जब भी आपका सॉलिड फेस होगा इसका और लिक्विड फेस होगा तब ये हाइड्रोजन बंध बनाती है, जिसके कारण इसके गलनांक व क्वथनांक के मान इसके अणु द्रव्यमान के आधार पर अपेक्षित मानों की अपेक्षा अधिक होते हैं। अमोनिया का अणु त्रिकोणीय प्रामाणीय है। देखिए त्रिकोणीय प्रामाणीय इसकी संरचना होती है, इसको आप याद रखेंगे, जिसके शीर्ष पर नाइट्रोजन परमाणु है। दर्शाए गए चित्र के अनुसार इसमें 3 आबंध युगल तथा 1 एकाकी युगल है।
मतलब कि 3 तो आपके पास बॉन्ड पेयर हैं इसके पास, और एक आपके पास क्या है, लोन पेयर, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं एकाकी युग्म और बंधित युग्म, आबंधी युग्म। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय हाइड्रोक्साइड आयन बनाने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बलतः क्षारीय होता है। अमोनिया को आप जल में घोलेंगे तो आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि दुर्बल क्षारीय होता है। ये अम्लों के साथ अमोनियम लवण बनाती है। उदाहरण के तौर पर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट इत्यादि। एक दुर्बल क्षार के रूप में ये कई धातुओं के लवणों के विलयनों से उनके हाइड्रोक्साइडों, कुछ धातुओं के जलीय ऑक्साइडों का अवक्षेपित कर सकती है, जैसे कि जिंक सल्फाइड की रिएक्शन कराएंगे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनियम सल्फेट। ये लीजिए, जिंक हाइड्रोक्साइड होता है श्वेत अवक्षेप। अब जब आप आयरन क्लोराइड के साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा आयरन ऑक्साइड, जिसको आप बुरा अवक्षेप बोलते हैं, और साथ में अमोनियम क्लोराइड एकवश। अमोनिया अणु के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति इसे लुईस क्षारक बनाती है। यह इलेक्ट्रॉन एकाकी युगल दान करके धातु आयनों के साथ बंध बनाता है। ऐसे संकुल यौगिकों के बनने का कॉपर +2 तथा एजी प्लस जैसी धातु आयनों को पहचानने में अनुप्रयोग है। तो कैसे अनुप्रयोग है, देखिए, जब कॉपर +2 नीले रंग का होता है, जब आप इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दोस्तों हमको मिलता है इसका गहरा नीला रंग मिल जाता है। एक हमको एक सहसंयोजी यौगिक मिल जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल जाता है उपसहसंयोजी यौगिक, जो कि गहरे नीले रंग का होता है। जब आप इसकी सिल्वर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होता है, आपका सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है श्वेत अवक्षेप होता है, और श्वेत अवक्षेप के साथ जब आप अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे तो उसका जो श्वेत कलर होता है ना, वो उड़ जाता है, वो रंगीन हो जाता है, देखिए। और आपको यहाँ पर सिल्वर एमीन संकुल मिल जाता है जो कि रंगहीन होता है। अब हम पढ़ेंगे अमोनिया के उपयोग। देखिए, अमोनिया कई नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट तथा अमोनियम सल्फेट तथा कुछ कार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, जिनमें से नाइट्रिक अम्ल एक प्रमुख है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में भी उपयोग में आती है, यानी कि ठंडी चीज़ों को ठंडा करने के काम में भी आती है। आपसे सवाल पूछा गया कि अमोनिया लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है। हम सभी लोग जानते हैं अमोनिया के पास में एक एकाकी युगल होता है, जिसको क्या करता है, एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉनों का, जिसको वो दान कर सकती है। देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करने के लिए उपलब्ध है, इसलिए ये लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करती है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अनेक ऑक्साइड बनाती है। इन ऑक्साइडों के नाम, सूत्र, विरचन तथा भौतिक रंग रूप सारणी 7.3 में दिए गए हैं। ऑक्साइडों की मुख्य लुईस डॉट संरचनाएं, अनुनाद संरचनाएं तथा अबंध प्राचालों को सारणी 7.4 में दिया गया है। तो ये नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड हैं, आप इनको देखेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखिए नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, जहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन अवस्था बने, ये इसकी रिएक्शन है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी प्रकृति ये रही। इस प्रकार से सभी के सभी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, आप इनको इस सारणी से याद करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए, इनकी संरचनाएं आगे आपको दे रखी हैं, ये रही, इनकी संरचनाएं आगे आएंगी। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में। देखिए, नाइट्रोजन H2N2O2 हाइपोनाइट्रस अम्ल, HNO2 नाइट्रस अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल जैसे ऑक्सो अम्ल बनाती है। इनमें HNO3 नाइट्रिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण है। विरचन, अब नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कांच के रिटॉर्ट ववका में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम नाइट्रेट तथा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। NaNO3 + H2SO4 इससे मिलता है आपके अमोनियम सल्फेट, और साथ में मिलता है HNO3। या तो आप सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए या फिर पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए। व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ऑस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है, यानी कि औद्योगिक प्रक्रम में। यह विधि अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण पर आधारित है। अमोनिया का आप क्या कराएंगे, आप ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराने से देखिए प्लेटिनम और रोडियम, जिसको आप गौज उत्प्रेरक बोलते हैं, उस पर 500 केल्विन तापमान 9 बार दाब पर अमोनिया का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। किसके साथ में, वायु के साथ में। तो आपको मिलता है NO गैस और साथ में जल। तो ये रहे आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए, तो क्या हुआ, आपको NO गैस और जल मिल जाएगा। फिर उससे क्या करेंगे आप कि इस प्रकार से निर्मित नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग कर NO2 देती है। जो यहाँ पर आपको NO गैस मिली थी उसकी फिर से रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो इससे मिलता है आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। निर्मित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में घुल करके HNO3 देती है। जब आप इसमें NO2 में जल मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल, साथ में ये NO गैस, और इस NO गैस को वापस यहाँ पर फिर से काम में ले लेंगे। निर्मित NO पुनः चक्रित की जाती है तथा जलीय HNO3 को आसवन द्वारा लगभग 68% द्रव्यमान तक सांद्रित किया जा सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण से इसे 98% तक सांद्रित किया जा सकता है।
क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, जल को सूख लेता है, तो इसका निर्जलीकरण करना है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को काम में लिया जाता है। ये आपके HNO3 की संरचना है, देखिए ये रही। तो आप इसको याद रखेंगे, जो HNO3 की संरचना है आपको याद रखनी है। तो आगे हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सवाल छोड़ दिया, उसको कर लेते हैं। NO2 द्वितलीकृत क्या होता है? आपसे बोला गया है कि NO2 द्वितलीकृत का मतलब होता है, ये क्या कर लेता है, दो तत्व एक साथ जुड़ जाते हैं, इसके दो कंपाउंड है वो। कारण क्या है, इसकी संयोजकता पूरी नहीं होती। NO2 में संयोजकता इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं। यह एक प्रारूपी विषम इलेक्ट्रॉन अणु की तरह व्यवहार करता है। द्वितीयन होने पर यानी कि डबल होने पर यह स्थायी N2O4 अणु में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है। तो क्या होता है, NO2 होता है विषम इलेक्ट्रॉन। जब ये ड्यूफ्लेट बना लेता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है सम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका कर लेता है, अपना डबलीकरण कर लेता है। गुण, अब हम पढ़ेंगे HNO3 के गुण। यह एक रंगहीन द्रव्य, हिमांक 231.4 केल्विन तथा क्वथनांक 355.6 केल्विन। प्रयोगशाला कोटि के नाइट्रिक अम्ल में HNO3 68% द्रव्यमान तक होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 1.504 होता है। गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना समतलीय है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन देता है। HNO3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, H3O प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है तथा सोना एवं प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर अधिकतर धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीकरण के उत्पाद अम्ल की सांद्रता, ताप तथा ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कॉपर के साथ जब आप तनु नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलता है कॉपर नाइट्रेट, साथ में NO गैस और साथ में जल। लेकिन जब आप सांद्र को ले लेंगे तो आपको देखिए गैस बदल जाएगी, यहाँ पर मिलेगी आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। जिंक को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर N2O तथा सांद्र अम्ल के साथ क्रिया करने पर NO2 देता है। तो देखिए जिंक की आप तनु के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा N2O गैस, लेकिन सांद्र के साथ में कराएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा NO2 गैस। तो देखिए यहाँ पर डिपेंड क्या करता है, जो गैसेज उत्पन्न होती हैं जो उप उत्पाद के तौर पर उन पर क्या हो रहा है, ये चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं, इनको ध्यान देंगे। कुछ धातुएं जैसे कि क्रोमियम, एल्यूमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलीय नहीं होती, क्योंकि धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली अक्रिय परत बन जाती है। सांद्र अधातुओं एवं उनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत करता है। आयोडीन आयोडिक अम्ल में, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में तथा फॉस्फोरस फॉस्फोरस अम्ल फॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। तो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। तो देखिए आयोडीन को क्या कर देगा, ये आयोडिक अम्ल में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, और आप इधर देखिए सल्फर को कर देता है सल्फ्यूरिक अम्ल में, फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक अम्ल में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ये तत्वों को उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर देता है। अब हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि भूरी वाला परीक्षण, जो कि लैब में आता है, कई बार कई एग्जामों में आ चुका है। तो नाइट्रेटों के लिए सुपरिचित भूरा वाला परीक्षण Fe+2 आयनों की नाइट्रेटों को नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो Fe+2 से अभिक्रिया कर भूरे रंग का संकुल बनाता है। ये परीक्षण सामान्यतः नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन में तनु फेरस सल्फेट विलयन मिलाने के पश्चात सावधानी पूर्वक परख नली की दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर किया जाता है। विलयन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अंतरापृष्ठ पर एक भूरी वलय का बनना विलयन में नाइट्रेट आयन की उपस्थिति का संकेत करता है। देखिए आयरन+2 क्या किया जाता है, आयरन+2 आयनों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए Fe+2 आयनों की नाइट्रेटों को नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। देखिए Fe+2 से अभिक्रिया कर भूरे रंग का संकुल बनता है। यह परीक्षण सामान्यतः नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन में तनु फेरस सल्फेट विलयन मिलाने पर, नाइट्रेट आयन युक्त जलीय विलयन में क्या किया जाता है, तनु फेरस सल्फेट अम्ल मिलाने पर। तो इससे क्या मिलता है, आपके आयरन+3 मिलता है। अब मिलाने पर फरक नली की दीवार के सहारे उसके बाद फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, जिससे आपको क्या मिलता है, एक भूरी वाला मिलती है। देखिए FeS2O का होल 6 + 2 + NO, इससे मिलता है आपके FeS2O का होल 5 NO2 + H2O। तो ये होता है आपकी भूरी वलय का सूत्र होता है आयरन ऑक्साइड। देखिए FeS2O का होल 5 NO 2+। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। नाइट्रिक अम्ल का प्रमुख उपयोग उर्वरकों के लिए अमोनियम नाइट्रेट बनाने तथा विस्फोटक एवं पायरो तकनीकों में प्रयुक्त होने वाले अन्य नाइट्रेटों के उत्पादन में है।
ये देखिए विस्फोटक मतलब कि जो बॉम्ब बनाए जाते हैं दोस्तों वो बनाए जाते हैं टीएनटी से, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जो कि नाइट्रिक अम्ल से ही बनाए जाते हैं। तो दुनिया के अंदर जितने भी युद्ध होते हैं, मिसाइलें होती हैं, बॉम्ब बनाए जाते हैं, तो उनमें आपके नाइट्रिक अम्ल काम में लिया जाता है। तो ये युद्ध के तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम का रसायन है। तो जिन देशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं होती हैं उनके लिए नाइट्रिक अम्ल एक बहुत इंपॉर्टेंट काम का हथियार होता है एक तरीके से। ये नाइट्रोग्लिसरीन ट्राई नाइट्रोटोलुइन जिसको जिसको बोला जाता है टीएनटी, जो ही बॉम्ब ये बॉम्ब बनाने में काम में लिया जाता है तथा अन्य कार्बनिक नाइट्रो यौगिकों के विरचन में भी प्रयुक्त होता है। इसके अन्य प्रमुख उपयोग स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार धातुओं के निक्षारण और रॉकेट ईंधनों के ऑक्सीकारक के रूप में है। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस के अपर रूप। देखिए श्वेत फास्फोरस कुछ इस प्रकार का होता है, इसकी संरचना आप देखेंगे। श्वेत फास्फोरस एक पारभासी श्वेतमोमी ठोस है। ये विषैला होता है, जल में अविलेय परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है। ये अंधेरे में दीप्त होता है, जिसको आप बोलते हैं रसोंस दीप्ति। अक्रिय वायुमंडल में ये उबलते हुए अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल करके फॉस्फीन देता है। तो यहाँ से एक बार जेई एडवांस में प्रश्न आया था इस रिएक्शन से, और एक बार जेई मेन में आया था, और शायद एक बार नीट में भी आया था, तो आप इसको याद रखेंगे। फॉस्फोरस की रिएक्शन कराएंगे आप अमोनियम हाइड्रो फॉस्फोरस की रिएक्शन कराएंगे आप जल की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इससे मिलता है आपको फॉस्फीन मिलता है, और साथ में मिलता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। एक बार तो सीधा की सीधा ये सवाल पूछा गया था नीट के अंदर कि सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का सूत्र लिखिए त्राइसो, तो देखिए इसका सूत्र होता है NaH2PO2। फॉस्फोरस अणुओं में कोणीय तनाव के कारण, जिसमें कोण केवल 60 डिग्री का है, श्वेत फॉस्फोरस कम स्थायी है तथा सामान्य परिस्थितियों में दूसरी ठोस प्रावस्थाओं से अधिक क्रियाशील होता है। ये वायु में तेजी से आग पकड़ करके P4O10 के सघन श्वेत धूम्र देता है। देखिए वायु में यदि आप इसको रख देंगे तो ये रिएक्शन करके बना लेगा P4O10, जो होती है श्वेत कलर की धूम। यह विविक्त चतुष्फलकीय P4 अणुओं से बना होता है, जैसा कि चित्र 7.2 में दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे लाल फास्फोरस के बारे में। श्वेत फास्फोरस को जब अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। और ये रही आपके लाल फास्फोरस की संरचना, आप देख सकते हैं। ये रही आपके लाल फास्फोरस कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि आपके देखिए यहाँ पर श्वेत फास्फोरस में कुछ इस प्रकार से बॉन्ड थे जो इसमें नहीं है। जब लाल फास्फोरस को उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो आपको काले फास्फोरस के प्रावस्थाओं की श्रेणियां क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। लाल फास्फोरस लोहे जैसी दूसर चमक वाला होता है। ये गंधहीन, अविषैला तथा जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय है। रासायनिक रूप से लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की तुलना में बहुत कम क्रियाशील होता है। ये अंधेरे में दीप्त नहीं होता है। ये बहुलकी होता है, जिसमें P4 चतुष्फलक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसा कि चित्र 7.3 में दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे काले फास्फोरस के बारे में। काला फास्फोरस क्या होता है, तो देखिए काला फास्फोरस होता है, काले फास्फोरस के दो रूप होते हैं, अल्फा काला फास्फोरस तथा बीटा काला फास्फोरस। लाल फास्फोरस को 803 केल्विन तापमान पर बंद नलिका में गर्म करने पर अल्फा काला फास्फोरस बनता है। इसे वायु में ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है तथा इसके क्रिस्टल अपारदर्शी एक नताक्ष या फिर त्रिसमनताक्ष होते हैं। ये वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता। बीटा काला फास्फोरस श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर उच्च दाब पर गर्म करके बनाया जाता है। ये वायु में 673 केल्विन ताप तक नहीं जलता। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या क्या होती है, ये किस प्रकार से कार्य करती है, अब हम पढ़ेंगे। तो आपको बोला गया है, तो देखिए जो आपके फॉस्फीन है, देखिए आपको बोला गया है कि जो आपकी फॉस्फीन है वो कैल्शियम फॉस्फाइड की तनु जल या तनु HCl की अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो फॉस्फीन आ जाएगी आपकी, देखिए फॉस्फीन कैल्शियम फॉस्फाइड की जल या फिर तनु HCl से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। यार आपके कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन कराएंगे आप हाइड्रोजन के साथ में, इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मिलेगा आपको फॉस्फीन। कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन कराएंगे आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, तो इससे मिलेगा आपको कैल्शियम क्लोराइड और साथ में फॉस्फीन। तो कैल्शियम फॉस्फाइड की जल, तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आएगा जल आएगा, तो यहाँ पर जो H2 है उसकी जगह आप लिख लेंगे H2O। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। प्रयोगशाला में ये श्वेत फास्फोरस को CO2 का अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके प्राप्त करके बनाई जाती है। प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे ये फॉस्फोरस, इसकी रिएक्शन करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप जल मिलाएंगे, इससे बनेगा आपके फॉस्फीन और इससे बनेगा आपके सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इसकी रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं श्वेत फास्फोरस वाले टॉपिक के अंदर। इससे बनता है आपके सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो प्रयोगशाला में ये श्वेत फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके बनाई जाती है। तो लेबोरेटरी के अंदर फॉस्फीन कैसे बनाई जाती है हम समझ चुके हैं।
आगे आपसे बोला गया है कि शुद्ध अवस्था में ये अज्वलनशील होती है, लेकिन क्या होता है, इसके P2H4 या P4 के वाष्पों की उपस्थिति के कारण ये क्या हो जाती है, ज्वलनशील हो जाती है। अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए इसे HI से अवशोषित किया जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड में अवशोषित किया जाता है, जिससे क्या होता है, फॉस्फोनियम आयोडाइड PH4I बन जाए, जो KOH से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, फॉस्फीन देता है। जब आप इसकी अशुद्धियों के लिए क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो इससे बनेगा आपके फॉस्फीनियम आयोडाइड, जो KOH के साथ रिएक्शन करके फिर से दे देगा KI, साथ में H2O, साथ में फॉस्फीन। अब हम पढ़ेंगे इसके गुणों के बारे में, फॉस्फीन के गुण क्या होते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुण, ये एक रंगहीन सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। क्या होती है, रंगीन होती है, इसके अलावा सड़ी मछली के समान गंध वाली अत्यंत ही विषैली गैस है। ये सिर्फ HNO3, क्लोरीन तथा ब्रोमीन जैसे ऑक्सीकारकों के वाष्पों की अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित होती है, और ये जल में आंशिक रूप से विलेय। फॉस्फीन का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर के लाल फास्फोरस तथा हाइड्रोजन देता है। कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड विलयन द्वारा अवशोषित करने पर संगत फॉस्फाइड प्राप्त होते हैं। देखिए, ये रहा आपके कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे फॉस्फीन के साथ में, आपको मिलेंगे कॉपर फॉस्फाइड। मर्क्यूरी के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेंगे मर्क्यूरी फॉस्फाइड। फॉस्फोरस अमोनिया की तरह दुर्बल क्षार, फॉस्फीन देखिए फॉस्फीन अमोनिया की तरह दुर्बल क्षार की है, तथा अम्लों के साथ फॉस्फोनियम यौगिक देती है। देखिए, ये रहा आपके फॉस्फीन, रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा फॉस्फोनियम यौगिक। तो आप समझ चुके हैं किस प्रकार से फॉस्फीन की रिएक्शंस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फीन के उपयोग। देखिए, फॉस्फीन का उपयोग स्वतः स्फूर्त दहन तकनीक के रूप से ओमनी सिग्नलों में किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम फॉस्फाइड के पात्रों को छेदित करके समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे गैसें उत्पन्न होती हैं, जलती हैं और संकेत के रूप में कार्य करती हैं। ये धूमपट में भी प्रयुक्त होती हैं। तो दोस्तों, समुद्रों के अंदर संकेत देने में फॉस्फीन गैस का बहुत ही अधिक उपयोग किया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। सवाल पूछा गया है कि किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि फॉस्फीन की प्रकृति क्षारकीय है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फॉस्फीन अमोनिया जैसे अम्लों से क्रिया करता है, जिससे PH4I बनता है। यह दर्शाता है कि इसकी प्रकृति क्षारकीय है। फॉस्फीन HI जैसे अम्लों से क्रिया करता है। तो देखिए, फॉस्फीन की रिएक्शन करेंगे HI के साथ, इससे बनेगा फॉस्फीनियम आयोडाइड। फॉस्फोरस परमाणु पर एकाकी युगल की उपस्थिति के कारण फॉस्फीन उपरोक्त अभिक्रिया में लुईस क्षारक की तरह कार्य करता है। आपसे आगे प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए आगे जो हमारा टॉपिक है वो है फॉस्फोरस के हैलाइड। फॉस्फोरस के कौन कौन से हैलाइड होते हैं वो देखेंगे। फॉस्फोरस दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, PX3 X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तथा PX5 यहाँ पर X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, विरचन। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड देखेंगे, PCl3 की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ अमोनिया की तरह। यह श्वेत फास्फोरस पर शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। फास्फोरस के ऊपर क्लोरीन PCl3, यह थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया श्वेत फास्फोरस के साथ कराने से भी प्राप्त होता है। फास्फोरस प्लस SOCl2 जिसको बोलेंगे आप थायोनिल क्लोराइड, इससे मिलता है आपके PCl3, सल्फर डाइऑक्साइड और H2Cl2। इसके गुण पढ़ेंगे। यह एक रंगहीन तेलीय द्रव्य तथा नमी की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाता है। ये रहा आपके नमी की उपस्थिति में ये बना लेता है फॉस्फोरिक अम्ल और साथ में जल। ये एसिटिक एसिड, एथेनॉल जैसे OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करता है। CH3CH3COOH प्लस PCl3, इससे बनता है त्राइसोप CH3COCl, साथ में H3PO3, त्राइसोप C2H5OH प्लस PCl3, त्राइसोप C2H5Cl प्लस H3PO3। इसकी आकृति प्रामीणीय जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है, जिसमें फास्फोरस sp3 संकरित है। अब हम पढ़ेंगे इसका विरचन। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड श्वेत फास्फोरस की शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया से बनता है। देखिए, फॉस्फोरस प्लस 10Cl2 साथ में बनता है 4PCl5। इसे फॉस्फोरस पर SO2Cl2 की क्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है। फॉस्फोरस प्लस ट्वाइस ऑफ SO2Cl2 साथ में बनता है 4PCl5 और साथ में 10SO2। अब हम पढ़ेंगे गुण। देखिए, इसके गुण क्या होते हैं। PCl5 एक हल्का फीत श्वेत पाउडर है तथा ये नमी वायु में ये जल अपघटित होकर POCl3 देता है और अंततः फॉस्फोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। PCl5 के बारे में आ गया है। अब देखिए, तो PCl5 की रिएक्शन कराएंगे जल के साथ में, अब देगा POCl3 साथ में HCl। POCl3 की फर्दर रिएक्शन कराएंगे जल के साथ, तो ये देगा फॉस्फोरिक अम्ल साथ में त्राइसोफ HCl।
गर्म करने पर यह ऊर्ध्वपातित होता है, परंतु अधिक गर्म करने से वियोजित हो जाता है। देखिए वियोजित हो जाएगा PCl3 और साथ में क्लोरीन गैस में। ये OH समूहयुक्त कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर उन्हें क्लोरो व्युत्पन्नों में परिवर्तित कर देता है। C2H5OH साथ में PCl5 इससे बनता है आपकी C2H5Cl प्लस POCl3 साथ में TrISOPHCl, CH3COOH प्लस PCl5 इससे मिलता है CH3COCl साथ में POCl3 और TrISOPHCl। सूक्ष्म विभाजित धातुएं PCl5 के साथ गर्म करने पर संगत क्लोराइड बनाती हैं। देखिए सिल्वर के साथ रिएक्शन कराएंगे आप PCl5 की तो आपको मिलेगा सिल्वर क्लोराइड। टिन के साथ में मिलेगा टिन क्लोराइड। ये रही आपकी PCl5 की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं। इसका उपयोग कुछ कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर C2H5Cl, CH3COCl। द्रव तथा गैसीय प्रावस्थाओं में इसकी संरचना त्रिसमनताक्ष द्विफ्रामीय होती है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। तीनों निरक्षीय PCl आबंध समतुल्य हैं, यानी कि इनकी लंबाई समान है, जबकि दो अक्षीय आबंध एक्सियल निरक्षीय बंधों से जुड़े हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि निरक्षीय आबंधी युगलों की तुलना में अक्षीय आबंध युगलों पर अधिक प्रतिकर्षण होता है, यानी कि ये वाले जो बॉन्ड है इनके ऊपर प्रतिकर्षण क्या होता है, अधिक होता है इन दोनों के ऊपर। इन पर उतना नहीं होता, जो तीनों की तीनों ये वाले बॉन्ड है इन पर उतना नहीं होता। प्रश्न है कि PCl3 नमी में धूम क्यों देता है, क्योंकि क्या होता है ये नमी में रिएक्शन करके क्या बनाता है आपके HCl बनाता है, और ये HCl क्या करता है, धूम देता है। क्या PCl5 के 5 आबंध समतुल्य? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसके 3 बंध होते हैं, जो ये त्रिभुज वाले 3 बंध हैं, ये तीनों सेम होते हैं, और जो आपके अक्षीय बंध होते हैं वो क्या होते हैं, सेम नहीं होते। PCl5 की त्रिकोणीय द्विफ्रामीय संरचना है। इसके तीनों निरक्षीय आबंध यानी कि PCl आबंध समान है, परंतु दो अक्षीय आबंध भिन्न है तथा निरक्षीय आबंधों से बड़े हैं। आगे हम पढ़ेंगे वो है फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल। फॉस्फोरस के कितने प्रकार के ऑक्सो अम्ल होते हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए फॉस्फोरस अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है। फॉस्फोरस के महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल सूत्र बनाने की विधि तथा उनकी संरचनाओं में उपस्थित कुछ अभिलाक्षणिक आबंधों को सारणी 7.5 में दिया गया है। ऑक्सो अम्लों के संगठन H2O अणु तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के ग्रहण करने या त्यागने की दृष्टि से परस्पर संबंधित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं चित्र 7.4 में दी गई हैं। तो ये रही आपके फॉस्फोरस के जो ऑक्सो अम्ल हैं। देखिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3PO3, पायरोफॉस्फोरस अम्ल H4P2O5, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H4P2O6, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल H4P2O7 और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल HPO3 का हॉल N। इनके अंदर क्या क्या है देखिए, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, इनकी रिएक्शन है। तो आप इस सारणी को पूरा की पूरा याद कर लेंगे, याद रखेंगे यहाँ से। ऑक्सो अम्लों में फॉस्फोरस अन्य परमाणुओं द्वारा चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। सभी अम्लों में कम से कम एक P डबल बॉन्ड आबंध तथा एक POH आबंध होता है। उन ऑक्सो अम्लों में जिनमें फॉस्फोरस की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +5 से कम होती है, P डबल बॉन्डों तथा POH आबंधों के अतिरिक्त या तो Ph जैसे H2P2O6 में या फिर PH जैसे H3PO2 में आबंध होते हैं, परंतु दोनों नहीं। फॉस्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले इन अम्लों की प्रवृत्ति उच्च या निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में समानुपातित होने वाली होती है। उदाहरण के लिए ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोरस अम्ल गर्म करने पर समानुपातित होकर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल या फिर फॉस्फोरिक अम्ल तथा फॉस्फीन देता है। इसको गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा H3PO4 साथ में फॉस्फीन, यानी कि यह समानुपातन हो गया है इसका। इनकी कुछ संरचना ये रही, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करेंगे। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2। तो यहाँ से जितनी भी संरचनाएं आपकी ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, फायरोफॉस्फोरिक अम्ल और आपके पायरोफॉस्फोरस अम्ल और साइक्लोट्राइमेट्राफॉस्फोरिक अम्ल और पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, इनकी जो सारी संरचनाएं वो आप याद करेंगे यहाँ से। तो फॉस्फोरस के कुछ प्रमुख ऑक्सो अम्लों की संरचना यहाँ पर दे रखी है। वह अम्ल जिनमें पीएच आबंध होते हैं प्रबल अपचायक गुण वाले होते हैं, इसलिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में दो पीएच आबंध होने के कारण ये एक अच्छा अपचायक है। तथा ये उदाहरण के लिए AgNO3 को धात्विक चांदी में अपचयित कर देता है। ये देखिए इसमें दो पीएच आबंध हैं, आप देख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये प्रबल अपचायक होता है। तो चांदी को क्या कर देता है, ये अपचयित कर देता है। AgNO3 को किस में बदल देता है, Ag में बदल देता है। ये पीएच आबंध आयनीकृत होकर H+ नहीं देते हैं तथा क्षारकता में कोई भूमिका नहीं करने वाले, केवल वे ही हाइड्रोजन परमाणु आयनन योग्य होते हैं और जो क्षारकता उत्पन्न करते हैं। POH आबंध में ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए H3PO3 तथा H3PO4 क्रमशः द्विक्षारकीय और त्रिक्षारकीय हैं, क्योंकि H3PO3 की संरचना में दो POH आबंध तथा H3PO4 में 3 आबंध होते हैं।
इन्होंने कहा है कि जो पीएच आबंध होते हैं वो क्या होते हैं, आयनीकृत होकर के H+ आयन नहीं देते हैं। आपसे आगे पूछा गया है कि क्या आप H3PO2 की संरचना के आधार पर इसका अपचयक व्यवहार कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो आपको बोला गया है कि H3PO2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु फास्फोरस परमाणु से सीधे आबंधित होते हैं जो इस अम्ल को अपचयक गुण देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर पी ब्लॉक के अंदर हमने वर्ग आपके 15 के तत्व क्या है पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं। तो वर्ग 15 के तत्व कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।